नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का टॉक रियलिटी पे। और मैं अभी मौजूद हूं मतलूपुर ग्राम स्थित प्रोफेसर भैया मुकुंद जी के दरवाजे पे। इनसे कुछ बात करेंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें इनकी क्या राय है? वो किन के पक्ष में है? जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या फिर कांग्रेस के पक्ष में है? किस पद पे हैं आप? अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एलकेबीडी कॉलेज ताजपुर में। तो उसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ऐसा तो अभी जो सरकार चल रही है वो अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि यही सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए। यानी 2024 में 24 से 29 तक आप भाजपा का ही सरकार देखना चाहते हैं। हम चाहते तो यही है क्योंकि ये मेरे समझ में अभी ये सरकार अच्छा काम कर रही है। इस सरकार की वजह से विदेशों में हमारा काफ़ी नाम हुआ है। देश में भी काफ़ी लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। वैसे तो चुनावी नतीजे बताएँगे कि कौन-सी सरकार आएगी, कौन-सी सरकार नहीं आएगी। लेकिन मेरी समझ ये बनती है कि ये सरकार अपने अच्छा काम कर रही है। भारत का नाम देश-विदेश में हो रहा है, भारत की ताकत बढ़ रही है और आर्थिक विकास के मोर्चे पे भी ये काम चल रहा है। हाँ, ये है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तो होता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, लेकिन अगर ये सरकार अच्छा काम कर रही है तो शायद लोग इसी देखिए महँगाई बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं और महँगाई अगर बढ़ी है तो सरकार उसके निदान के लिए अपने स्तर पर उपाय कर रही है। तो शायद अभी अगर आप प्रेज़ेंट के आंकड़े देखेंगे तो महँगाई जो है वो कंट्रोल में आ रही है। तो विपक्षी है तो उनका भी अपना काम है बोलना, तो वो बोलते हैं। लेकिन महँगाई का मुद्दा जहाँ तक है तो महँगाई बढ़ी है तो सरकार उसको नियंत्रित करने का कोशिश कर रही है। जैसे ये भी है कि सभी जो सरकारी संपत्ति थी जैसे रेलवे और भी हवाई अड्डा वगैरह, तो वो सब जो है सो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेचा जा रहा है। तो ये क्या मतलब सही है सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कंपनियों को बेच देना? अब देखिए सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट को बेचना तो सही नहीं कह सकते हैं हम। लेकिन अब न सरकार जब इसको आप सही नहीं कह सकते, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार सही है? ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, कोई एक काम के आधार पे हम सही किसी को सही या किसी को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो है विभिन्न मुद्दों पर ये सरकार अच्छा काम कर रही है और शायद लोग इनको रिपीट करेंगे। और जहाँ तक बात है कि क्यों बेचा गया और क्यों इसको प्राइवेटाइज़ किया गया, तो प्राइवेटाइज़ेशन का दौर आज शुरू नहीं हुआ है, ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। तो फिर अभी ही इसका विरोध क्यों हो रहा है? जब से मतलब अभी 2-3 साल से ऐसा लाइट हाइलाइट में आया है ये मुद्दा कि हर सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटीकरण मतलब निजीकरण किया जा रहा है। मतलब निजी कंपनियों के द्वारा बेचा जा रहा है। तो फिर अभी ही इस मुद्दा को क्यों हाइलाइट करके उछाला जा रहा है? नहीं, शायद हाइलाइट इसलिए किया जा रहा है कि विपक्ष को मुद्दा चाहिए और वो सरकार को घेरना चाहती है। लेकिन प्राइवेटाइज़ेशन का दौर तो हमारे यहाँ अगर आप देखिएगा तो 1991 या उससे पहले से भी शुरू है और वो चलते आ रहा है। जैसे-जैसे कहीं पे लगता है कि ये कंपनी प्राइवेटाइज़ करने से फंक्शन अच्छा करेगी तो सरकार उसको करती है प्राइवेटाइज़ ताकि उसका फंक्शनिंग जो है वो अच्छा हो। लेकिन अब अभी चुनाव का समय है तो निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे उठेंगे और उठने भी चाहिए। विपक्ष को भी अपनी लड़ाई लड़नी है, सत्ता पक्ष को भी अपनी लड़ाई लड़नी है और हम लोगों को इन दोनों की बातों को सुनते हुए अपनी एक राय बनानी है कि हम किसको पसंद करते हैं। तो वो राय बनाने के लिए दोनों पक्ष ज़रूरी है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जब तक विपक्ष नहीं रहेगा, मजबूत विपक्ष रहेगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। तो विपक्ष अपना मुद्दा अगर ला रही है तो उनको लाने दीजिए, ठीक है। उसको सत्ता पक्ष के लोग काउंटर करेंगे और हम लोगों को है कि हम दोनों की बात को सुन के अपना फैसला लें। क्योंकि प्रजातंत्र में तो सबसे बड़े वोटर ही होते हैं। वो जिसकी चाहे सरकार बनाए, जिसकी चाहे सरकार नहीं बनाए। तो ऐसा कोई 5 कारण बताइए जिसके वजह से जनता या फिर व्यक्तिगत रूप से आप कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई कारण गिन के बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, तो फिर विभिन्न मुद्दों पर जो है सरकार को जहाँ-जहाँ विपक्ष घेरने का कोशिश करती है, अभी उस स्तर पे घेर नहीं पाई है। क्योंकि विपक्ष जो है वो आपस में बटी हुई है, एक ये बात है। और सबसे पहले तो विपक्ष को एक होना होगा और जब विपक्ष एक हो जाएगी तभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है, अदरवाइज़ तो उनके लिए ये करना संभव नहीं है। तो जो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं या जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि उनका प्रयास बहुत सफल हो रहा है।
तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है विपक्ष अभी कमज़ोर है। कोई ऐसा ये नेता नहीं है जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, लेकिन अन्य पार्टियों को देखा जाता है जब अन्य पार्टी की जो रैली होती है उसमें पाकिस्तान का नारा लगाया जाता है और भारत तेरे टुकड़े होंगे। नहीं, ये गलत बात है। ये अगर देश के अंदर में कोई भी पार्टी ही नहीं, कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश का ज़िंदाबाद का नारा लगाता है और इसको अगर सार्वजनिक मंच पे उछालना चाहता है, तो ये गलत बात है। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से जो है, वो कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी नियमानुकूल पर कार्रवाई होगी। क्योंकि ये देश सिर्फ़ आपका या मेरा या इसका नहीं है, ये देश हम सबका है और हम तभी ठीक हैं जब हमारा देश ज़िंदाबाद है। दूसरे देश में क्या होता है ये उनकी समस्या है, वो अपने हिसाब से उसको देखेंगे। हमें तो क्योंकि एक चीज़ अगर आप न देखिए जो जनता है या जो मेरे स्टूडेंट हैं या मैं खुद हूँ, अब वोट चाहे जिस पार्टी को भी दीजिए, लेकिन राष्ट्रीयता एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे हर किसी को अपनी सोच क्लियर रखनी चाहिए। मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद ही कुछ हूँ। जी। पहला जो बात है वो भारतीय होने का जो अगर मुझे किसी बात का गर्व करना है, तो गर्व मेरा ये है कि मैं भारतीय हूँ। उसके बाद मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या छोटी जाति से हूँ या बड़ी मेरी तो कई सारी रचनाएँ भी आप लोग जानते हैं कि मैं इसी बात पे देता हूँ कि न स हम सब लोग यूनाइटेड रहें, एक रहें अगर विदेश का कोई मामला है तो। और बीच में कोई अगर किसी ख़ास कंट्री का ज़िंदाबाद का नारा लगाता है, तो वो गलत है। किसी देश में रह रहा है तो उस देश का नागरिक है हुँ। और नागरिकता होने के साथ उसका क्या कर्म बनता है, क्या धर्म बनता है कि जिस देश में रहे, जिस थाली में खाए, क्या उसी में छेद करे? नहीं, ऐसा क्यों करेगा? कोई भी अगर इस मैंने पहले ही कहा है कि हर जो हिंदुस्तानी है, वो पहले भारतीय है, हिंदुस्तानी है, उसके बाद उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी अगर है तो है। किसी राज्य की जैसे हम लोग बिहार के हैं, तो हम लोग बिहारी हैं, लेकिन बिहारी होने से पहले हम लोग भारतीय हैं। और इस तरह से अगर जैसा भी हमारा देश हो, तो अगर मान लीजिए हमारा देश अभी तक विकसित नहीं है, तो इसमें हम सब लोगों को अपना-अपना योगदान देना है कि ये देश विकसित बने। अगर हमारे अंदर में कुछ कमियाँ हैं, तो हम सब लोग को अपना-अपना योगदान देना है। अब इसमें ये कहने से तो काम नहीं चलेगा ना कि किसी का टुकड़ा कर देंगे या किसी का ज़िंदाबाद दूसरे देश का कर देंगे, ये सब गलत बात है। हम लोग को जिस तरह से हम सरकार से खोजते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने आप से भी सवाल करना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। अब जैसे मैं प्रोफ़ेसर हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ईमानदारी से, लगन से पढ़ा रहा हूँ। इसी लगन के साथ बाकी लोगों को भी पढ़ाना चाहिए, पढ़ाते ही हैं। बाकी जो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए, जिससे कि देश का हमारे नाम ऊँचा हो और हमारे देश के प्रति इज़्ज़त बढ़े बाहर के लोगों में। तो ये मतलब एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर राष्ट्रीयता और भारतीयता सब पर होनी चाहिए। देश के सच्चे नागरिक का क्या धर्म होना चाहिए? अपने देश की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जिस रूप में भी हो अपने देश की सेवा करें, जो जहाँ भी है वो अपने देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा बेहतर करने का प्रयास करें। अगर हम किसी राजनीति पार्टी को लें, तो अगर हम एक सच्चे देश के नागरिक हैं, तो हमें उस राजनीति पार्टी का समर्थन करना चाहिए जो सिर्फ़ देश के उत्थान के बारे में सोचे। नहीं ठीक है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो वो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी हर पार्टी का धर्म बनता है कि वो देश के उत्थान के लिए करे। ऐसी भारत में कौन-सी पार्टी होगी जो देश का बुरा चाहेगी? लेकिन उसमें से ये है कि अगर कोई बुरा चाहती है ऐसा तो मैंने पहले ही कहा है कि उसके ऊपर जाँच होगी। तो सारे मेजर को उठाएँ क्योंकि महँगाई बढ़ने से आम जनता को निश्चित रूप से परेशानी होती है। चाहे वो कोई भी हो, हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं या उससे भी पिछड़े लोग हैं आर्थिक रूप से, उन सबको ये इस महँगाई ने चोट पहुँचाया है या चोट पहुँचाती है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर इसको नियंत्रित करने का प्रयास करे और जल्दी से जल्दी इस पर नियंत्रण बनाए। नहीं, इसमें ऐसा नहीं देखो, कोई भी अगर देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनके लिए कोई राज अछूता नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड कम हैं या और फंड मिलने चाहिए, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को वहाँ जाके अपनी माँग रखनी चाहिए और जो फंड मिलेंगे फिर उसका समुचित यूज़ करना चाहिए। और इसमें कोई मेरी और आपकी राय की आवश्यकता नहीं है। अगर भारत में 29 राज्य हैं, तो 29 राज्य जो है वो केंद्र के लिए एक समान होता है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश है वो भी उनका भी देखभाल करना है। तो ये एक केंद्रीय नीति होती है और एक राज्य की जो सरकारें हैं,
उनकी अपनी नीति होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कि जितनी आवश्यकता है उतना हमको मिले। तो जो भारत के पब्लिक हैं, 2024 में होने वाले चुनाव लोकसभा चुनाव में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आपका जो वोट है वो आपका अधिकार है और यही प्रजातंत्र में आपकी शक्ति है। इस वोट का समझ-बूझ के अपनी जितनी भी समझ है उसके साथ उस समझ के और फिर अपने इस पावर का यूज़ करें। जो सरकार आपको वाक़ई में लगती है कि ये अच्छी है या ये अच्छा काम कर सकती है उसी को वोट दें। थोड़े पैसे में बिके नहीं, किसी के जाति-पाति से उठ के आर्थिक विकास के लिए वोट करें। जैसे मेरी रचना है उसमें भी मैंने जाति का विरोध किया है और कोई भी जाति नहीं है, हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते जो आपका फर्ज़ बनता है वो कीजिए।